अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज अबाउट द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ड्यू टू स्ट्रेचिंग। सो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेटा बताया था दैट ये जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज inversely proportional to the cross sectional area. सो यहां पर इस रिलेशन में हमें ये पता चला था दैट ये जो वायर की बेटा रेजिस्टेंस होती है दैट इज डायरेक्टली और लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लेकिन बेटा रेजिस्टेंस तब लेंथ के साथ लीनियर रिलेशन दिखाएगा जब इसमें एक कंडीशन कांस्टेंट हो। वो पता है वो क्या है? कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज ए कांस्टेंट। ए में हमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, तब जो रेजिस्टेंस और लेंथ में रिलेशन होगी वो लीनियर होगी। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे बेटा मैंने एक वायर ली है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और बेटा जिसकी लेंथ है L1, ओके, या L। नाउ आई वॉन्ट टू डबल इट्स लेंथ। सो डबल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक और वायर बेटा इसको ऐड कर रहा हूं, एंड पे ऐड कर रहा हूं, एंड कनेक्शन दे रहा हूं। मान लो उसकी भी लेंथ L है। सो व्हाट इज द न्यू लेंथ ऑफ दिस वायर? 2L। बट टेल मी, मुझे बताओ, जब आपने इसकी लेंथ को बढ़ाया क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज आ रही है? what was the cross sectional area of this wire? A। और जो आपने ऐड की उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A ही होना चाहिए। तो what is the cross sectional area of new wire? that is again A। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप विदाउट स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, आप एक और वायर इसको कनेक्ट कर रहे हो ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, then what will be the relationship between resistance and the length of the wire? It will be linearly proportional. That means अगर यहां पे लेंथ डबल हो गई तो बेटा वायर की जो रेजिस्टेंस है that will also get doubled. So if the length is tripled, resistance will also get tripled. Is that clear? अच्छा, अब मैं इस वायर को एक और वायर ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं इस वायर की लेंथ को बेटा बढ़ा रहा हूं, बट नॉट बाय एडिंग द अनदर वायर, नो, बट बाय स्ट्रेचिंग, बाय एक्सटेंडिंग और बाय एक्सटेंशन। मैं क्या कर रहा हूं? मैं बेटा एक वायर को ले रहा हूं और मैं, मान लो ये जो वायर है बेटा, सपोज लेट अस कंसिडर द लेंथ ऑफ द वायर इज L, ओके, एंड इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। नाउ बेटा मैं क्या कर रहा हूं? आई एम स्ट्रेचिंग इट। वाइल स्ट्रेचिंग दिस वायर, व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ, तो क्या होगा? स्ट्रेचिंग के दौरान ये याद रखना है, आप जब वायर को स्ट्रेच कर रहे हो बेटा, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग बेटा इस वायर का जो वॉल्यूम है, इस वायर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ वायर, वॉल्यूम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ। आई विल राइट इन द ब्रैकेट A इंटू L। ये वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ ए वायर रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। सो आप मुझे बताओ, जब आप इस वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, आप कोई और वायर नहीं ला रहे हो, आप इसी में एक्सटेंशन डेवलप कर रहे हो। तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी ना बेटा। सो व्हाट विल हैपन? एज यू एक्सटेंड इट यू आर स्ट्रेचिंग इट, ओके। सो मान लो ये स्ट्रेच हो गया to L डैश,
So obviously what will be its new length? It will be L plus L dash. बट बेटा अब मैंने जब इस वायर की लेंथ को बढ़ाया तो इसमें क्या होगा? इसमें दो तरीकों का स्ट्रेन डेवलप होगा। एक तो इसमें लीनियर स्ट्रेन भी डेवलप हो रहा है और उसके साथ साथ इसमें लेटरल स्ट्रेन भी डेवलप होगा। दैट मींस एज यू स्ट्रेच द वायर its length will increase but its cross sectional area will decrease। तो बताओ क्या यहां पर स्ट्रेचिंग के दौरान जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेंथ के बढ़ने से क्या वो कांस्टेंट है या घट रहा है? द आंसर इज दैट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग डिक्रीजेस। अरे सीधे अकल है, जब वॉल्यूम इस वायर का स्ट्रेचिंग के दौरान कांस्टेंट रहेगा उसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर स्ट्रेचिंग के दौरान लेंथ जो है वो तो बढ़ती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन टू द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू एल? इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो हाउ द वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट? बिकॉज जब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो लेंथ बढ़ रही है, उसी रेट पे एरिया घट रहा है। एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। एंड व्हाट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ गिव्स अस? वॉल्यूम ऑफ ए वायर। सो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ ए वायर रिमेन्स कांस्टेंट। सो लेकिन जब वो पहला वाला केस था उसमें क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट था, यहां पर क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है। यहां पे क्या कांस्टेंट है बेटा? वॉल्यूम ऑफ ए वायर। तो आप क्या करोगे? यहां पर आप ये देखना चाहते हो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट इज द बेसिक रिलेशन फॉर द रेजिस्टेंस? इट इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। बहुत बार बेटा मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है कि एक क्वांटिटी को, एक वेरिएबल को उसी में लाना चाहिए, इक्वेशन को उसी में लाना चाहिए जिसमें कोई ना कोई क्वांटिटी कांस्टेंट हो। तो बेटा ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो आई शुड राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर भी है, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2mb है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी को किस में लिखे? इसमें लिखे या इसमें लिखे? तो क्वेश्चन में अगर ये होगा मोमेंटम कांस्टेंट है देन राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन में अगर है वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो जो क्वांटिटी वहां दिया होगा कांस्टेंट है, तो अंडर सर्टेन कंडीशन मान लो यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, स्ट्रेचिंग में वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो यू आर सपोज टू राइट दिस रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे? कैसे इसको वॉल्यूम में ला सकते हो? कोई मेथड है? कोई कैसे आप इसको इन टर्म्स ऑफ v लाओगे? सो यू विल डू वन थिंग, you will multiply this equation by L and you will divide it by L like this. Now resistance will be equal to rho L into L is L square divided by what is A into L? Cross sectional area of wire multiplied by length of the wire, that is the volume of the wire. So why I am writing here resistance in terms of volume? Why not in terms of cross sectional area? Because here during stretching volume remains constant, not cross sectional area. तो बताओ बेटा रो भी कांस्टेंट है, यहां v भी कांस्टेंट है, so therefore during या since during stretching रो तो कांस्टेंट है ही, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एंड v both remain constant. Okay, so beta
और किसके बराबर आएगा, इस रो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी कांस्टेंट का नाम के रखेगी। तो बेटा आर जो है वो आ गया ना बराबर कांस्टेंट टाइम्स एल स्क्वायर। तो यहां पर रेजिस्टेंस और लेंथ में बेटा क्या रिलेशन आ गई, इट इज proportional to L square. So here during stretching resistance does not increase linearly with length but it is proportional to the square of length. तो यहां पर इफेक्ट ज्यादा है, यहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे, यहां पर रेजिस्टेंस it more strictly depends upon the length. So during stretching, okay, tell me, if you double the length, what will happen to the resistance? When you double the length, 2 2s are 4, resistance will become quadrupled, resistance will increase 4 times. So इसका मतलब क्या हुआ, उस दौरान जब आप लेंथ ऐड करते थे, बाहर से एक वायर ऐड करते थे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहता था, अगर आप लेंथ डबल करती थी वहां, तो वहां पर रेजिस्टेंस भी डबल होती थी। बट हियर इफ यू डबल द लेंथ, रेजिस्टेंस विल गेट क्वाड्रपल्ड, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगी। सो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग बोर्ड में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, रेजिस्टेंस इज proportional to the square of length. Okay, but now यहां पर अब इस बेसिस पे बेटा मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड मे बी बोर्ड में भी इनकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होती है, बोर्ड में भी बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया है। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, what will be the percentage change in resistance of a wire if it is stretched? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लेंथ डबल कर रहे हो बाय एडिंग द वन मोर वायर, और यू आर डबलिंग द लेंथ बाय स्ट्रेचिंग और बाय एक्सटेंशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इफ इट इज स्ट्रेच्ड to double of its original length, ठीक है ना। क्वेश्चन है, आपके पास एक वायर है, आपने उसको डबल किया, उसकी लेंथ को डबल किया, बट नॉट बाय एडिंग वन मोर वायर, नो, बट बाय स्ट्रेचिंग। तो बताओ बेटा, हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितनी आएगी। तो पहले आपको बेटा ये समझना है, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ, आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा स्ट्रेचिंग के दौरान रेजिस्टेंस और लेंथ में कोई लीनियर रिलेशन नहीं आती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ। ओके, नाउ मान लो बेटा यहां पर इसकी पहली जो रेजिस्टेंस थी, ओरिजिनल रेजिस्टेंस वाज R1, हम यहां लिख सकते हैं कांस्टेंट K, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K, और L के बदले मान लो इसकी ओरिजिनल लेंथ है बेटा L1, सो शैल आई राइट इट R1 एज K L1 स्क्वायर। L1 है ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ में इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, और बाद में जब इसकी लेंथ बेटा L2 है, उस टाइम इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज L2, सो R2 इज इक्वल टू K L2 स्क्वायर। सो मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि जब भी आपको परसेंटेज चेंज निकालनी हो, देन यू विल डू वन थिंग, you will divide, you will take the ratio of final by original, then subtract 1 on
both sides, then multiply by 100 on both sides. That will give you the percentage change. तो पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे किस किस का, फाइनल बाय ओरिजिनल. सो R2 बाय R1. तो बेटा क्या आएगा यहां पे, L2 बाय L1 का होल स्क्वायर. ओके, सो बेटा R2 बाय R1, व्हाट इज द न्यू लेंथ. जब आपने इसको डबल किया है, दैट मीन्स द न्यू लेंथ इज डबल देन दैट ऑफ द ओरिजिनल. सो L2 के बदले बेटा 2L1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय L1 का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस L1 एंड दिस L1 कैंसल, 2 2s are 4. सो रेशियो बेटा कितना निकला, 4. मैंने क्या बताया, जब रेशियो निकालोगे देन सबट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड्स. तो बेटा क्या आएगा, R2 बाय R1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1. ओके, नाउ बेटा इसको यहां पे क्रिस क्रॉस करो तो क्या आएगा, R2 माइनस R1 divided by R1 is equal to 3. Okay, now what is this R2 minus R1? Final resistance minus original resistance. That gives us change in resistance delta R divided by original resistance. मैंने बताया था change in resistance divided by original resistance. बेटा इसको फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं. सो डेल्टा आर बाय आर यानी कि फ्रैक्शनल चेंज हमें 3 निकली. तो बताओ बेटा परसेंटेज चेंज कितनी निकलेगी. सो हाउ विल यू डिटरमिन द परसेंटेज चेंज, यू विल राइट डेल्टा आर बाय आर मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, 100% is equal to 3 into 100%. सो बेटा डेल्टा आर बाय आर इंटू 100%, ये क्या देगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस. कितने परसेंटेज चेंज आ गई, 300%. एंड द साइन हियर इज पॉजिटिव. सो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइन मीन्स इट इंक्रीजेस. सो बताओ व्हेन यू डबल द लेंथ बाय स्ट्रेचिंग, then how much is the increase in resistance? There is a 300% increase in its resistance. So ये बेटा एक न्यूमेरिकल है किसके रिगार्डिंग, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग. सो इसी स्ट्रेचिंग में बेटा एक और केस आ सकता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक क्वेश्चन ऐसे है, व्हाट विल बी the percentage change in resistance of a wire if it's stretched in such a way okay so that its cross-sectional area is halved. देखो क्वेश्चन बेटा अच्छे से समझो, यहां पर हमने स्ट्रेच ही किया है फिर से वायर, लेकिन यहां बेटा ये नहीं लिखा है कि स्ट्रेच करके लेंथ कितनी बढ़ गई है, बल्कि ये लिखा है स्ट्रेचिंग के दौरान क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बन गया है, इज सो दैट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ. ओके, नाउ क्या करोगे बेटा, जब यहां पर रेजिस्टेंस को लेंथ में नहीं है, यहां पर रेजिस्टेंस लेंथ में नहीं लिखी है,
तो you have to do one thing. You have to write this resistance in terms of area. You have to make the relationship not between resistance and length, but you have to make a relationship between resistance and cross-sectional area. Now let us go to the basic relationship again. Rho L by A, and you know, during stretching again the resistance volume remains constant. So फिर से यहां पे in terms of volume लेना पड़ेगा, लेकिन एलिमिनेट किसको करेंगे और किसको रखना है? यहां पर क्वेश्चन किसमें लिखा है? एरिया में। तो एरिया को एलिमिनेट बेटा नहीं करना है, एलिमिनेट यहां पे लेंथ को करना है। तो लेंथ को एलिमिनेट करने के लिए वी विल डू वन थिंग, वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ए एंड वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए। तो बेटा देखो क्या होगा, L इंटू ए इज वॉल्यूम, तो रेजिस्टेंस किस में आ गई? एरिया में, तो लेंथ एलिमिनेट हो गई ना। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ एरिया? इट विल बी रो L इंटू ए इज V डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया? इट इज इनवर्सली एज ए स्क्वायर। लेकिन बेटा बेसिक रिलेशन में रेजिस्टेंस और ए में क्या रिलेशन होती थी? इनवर्सली एज फर्स्ट पावर ऑफ ए, लेकिन यहां क्या आ गया? इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ पावर ए। क्यों? सो स्ट्रेचिंग के दौरान रेजिस्टेंस और एरिया में ये रिलेशन है, ये रेजिस्टेंस और एरिया में ये रिलेशन तब यूज होगी जब लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? सो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस and area, it is R is inversely as A square. So let us do this question. तो क्या लिखेंगे? मान लो इसकी रेजिस्टेंस पहले R1 है, इज इक्वल टू यहां पर कांस्टेंट K लिखेंगे, तो A को ऊपर जब लाएंगे A आएगा ऐसे A1 रेज पर, या ऐसे रखो K डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर। मान लो इसका पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। नाउ फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग इसकी है वो R2, और उस टाइम मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है बेटा। तो परसेंटेज चेंज के लिए फिर से आपको मैं बताना चाहता हूं, यू विल डिवाइड, यू विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फाइनल बाय ओरिजिनल। सो R2 बाय R1 बेटा किसके बराबर आएगा? ये इनका इनवर्स, सो ये ऐसे नहीं आएगा, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ बेटा एरिया A1 ऐसे ही रखो, और नया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हाफ हो गया है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से क्रॉस सेक्शनल एरिया तो डिक्रीज ही होगा ना। सो A2 कैन बी रिटन एज A1 डिवाइडेड बाई 2, वो 2 बेटा ऊपर आएगा, होल स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा R2 बाय R1, एंड नाउ दिस A1 and this A1 will cancel out. So बेटा R2 by R1 कितना आ गया बेटा? So R2 by R1 is equal to 4. Okay. Now आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है, रेशियो निकाला, रेशियो निकाल के सब्ट्रैक्ट 1 on both sides. R2 by R1 minus 1 is equal to 4 minus 1. So solving this, डेल्टा R बाय R इंटू 100%, अभी मैंने दिखाया ये कैसे करना है, सो इट विल बी 300%। सो क्वेश्चन ऐसे था कि आपने वायर को ऐसे स्ट्रेच किया है इन सच अ वे कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा कितना हुआ है? हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें रेजिस्टेंस को किसमें लिखना पड़ा? एरिया में। लेंथ को क्या करना पड़ा? एलिमिनेट। समझ आ रहा है? और अगर ये दिया होगा अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो हम क्या रेजिस्टेंस को किसमें लिखेंगे? लेंथ में, और एलिमिनेट किसको करेंगे? एरिया को। सो इट डिपेंड्स हाउ द क्वेश्चन इज। सो दिस वाज अबाउट द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ड्यू टू स्ट्रेचिंग। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं और कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। सो हियर आई एम फिनिशिंग दिस सेशन। अस्सलाम वालेकुम।